नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आखिरकार तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हो गया। करीब एक हफ्ते लग गए वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में, क्योंकि गवर्नर वहां पर राज्यपाल आर्लेकर साहब को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन कल चौथी बार जब मिलने के लिए गए वहां पर जोसेफ टी विजय मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने अपने पास साथ 120-21 विधायकों का समर्थन पत्र जब उनको सौंपा, तब शायद उनको विश्वास हो गया। और आज सुबह से थोड़ी देर पहले टी विजय ने, जोसेफ टी विजय पूरा नाम है उनका, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और शपथ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले करीब 6 दशक से डीएमके और एआईएडीएमके का जो एक वहां पर दबदबा बना हुआ था, टी विजय के शपथ लेते ही वो दबदबा भी समाप्त हो गया और एक नई पार्टी ने सरकार बनाई है। वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वामपंथी पार्टियों का और आईयूएमएल का भी समर्थन मिला हुआ है टी विजय को। और शपथ लेते ही उन्होंने अपनी उन 3 महत्वपूर्ण वादों को तुरंत लागू करने की घोषणा भी कर दी। पहले एक बार देखेंगे कि जब शपथ ली वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे, कांग्रेस के नेता वहां पर मंच पर मौजूद थे, और राज्यपाल आर्लेकर ने टी विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। देखते हैं, सुनते हैं क्या कहा, किस तरह से शपथ ली टी विजय ने आज सुबह चेन्नई में। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும், தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும், அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो ये जोसेफ टी विजय ने शपथ ली वहाँ पर चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और वहाँ राज्यपाल आर्लेकर ने उनको शपथ दिलाई। हालांकि बताया भी उन्होंने कि आप पहले शपथ ले लीजिए। पहले वो भाषण देने लगे और जो वादे उन्होंने किए थे उनको वादों को पूरा करने की बात वो कर रहे थे, लेकिन तब तक उनको याद दिलाया गवर्नर साहब ने कि पहले आप शपथ लीजिए, उसके बाद आप भाषण दीजिएगा। लेकिन जो बात कही है भाषण इस शपथ ग्रहण के बाद उस मुख्यमंत्री और टीवी के पार्टी के नेता सी जोसेफ विजय, वो कह रहे हैं कि मैं तमिलनाडु की जनता से वादा करता हूं कि मैं जनता के पैसे का एक भी रुपया कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं राजनीति में दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं, और आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
मैं न तो कभी भ्रष्टाचार होने दूंगा और न ही किसी को गलत तरीकों से पैसे कमाने की इजाजत दूंगा। ये सरकार जनता की होगी और हम सब मिलकर एक मजबूत और बेहतर तमिलनाडु का निर्माण करेंगे। एक और भी बात की, उन्होंने सबसे 3 मुख्य वादे उनको तुरंत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन वादों को लागू करने की घोषणा की और तुरंत उस पर हस्ताक्षर किए। उनमें राज्य की जनता को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी है। हाँ, वो भी उन्होंने लागू कर दिया समीर जी। और इन्होंने जो कहा कि सब कुछ की समीक्षा करने के बाद मेरा इरादा लोगों के लिए एक श्वेत पत्र जारी करने का है। मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार एक पारदर्शी सरकार हो। यह सबसे पहली चीज़ है जो मैं करना चाहता हूं। जहां तक तमिलनाडु की बात है, अगर मुझे किसी से मिलना होगा तो मैं ऐसा छिपकर या बंद दरवाजों के पीछे नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा वह खुले तौर पर और पूरी पारदर्शिता के साथ करूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दें। मैंने जो भी वादे किए हैं मैं उन्हें धीरे धीरे पूरा करूंगा और उन्हें लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। यह आपकी सरकार है। मैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाऊंगा। आज से मैं नशे की लत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू करूंगा। हमारे युवाओं को इससे बचाना हमारा फर्ज है। इसी तरह मैं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा और हर किसी की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। भले ही वह कुछ लोग मेरा अपमान करें, चाहे वे दोस्त हों या दुश्मन, फिर भी 8 करोड़ लोग मेरे ही लोग हैं। दिल कहता है कि मुझे शिक्षा, सड़कों, पीने के पानी की सुविधाओं और अन्य जरूरी सेवाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं लोगों के पैसे का एक भी पैसा नहीं छूऊंगा। बिल्कुल, ये उन्होंने घोषणा की। और वहां पर चूंकि जोसेफ विजय ये एक वहां पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं। उनके परिवार के लोग भी, उनके माता पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और ये बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि मैं पैसा या राज्य की जनता का एक भी पैसा नहीं छूंगा, क्योंकि मेरे पास उसकी कमी नहीं है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण बात है, कमी बहुत लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन ये घोषणा उन्होंने की और लगता है कि ये चीजें चुनाव से पहले भी उन्होंने कही थी। उनके राज्य की जनता ने उनकी इन बातों पर भरोसा किया है। तभी अभी मुश्किल से 2 साल पहले बनी पार्टी को, और जिसके नेता टीवी के पार्टी है और उसके नेता सी जोसेफ विजय को इतनी बड़ी जीत दी है वहां की जनता ने। और जो एक स्थापित 2 पार्टियां थी, यानी डीएमके, आईएडीएमके, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी थी और एआईए यहां पर लेफ्ट पार्टीज भी थी, उन सब के ऊपर इनको अगर जगह दी है तो वहां की जनता ने निश्चित तौर पर भरोसा किया है। इसीलिए जब वहां राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे थे तो जनता सड़कों पर उतरी हुई दिखाई पड़ रही थी। अमलेंदु जी, कई दिनों से वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे थे इन सारी चीजों को लेकर के आखिर जोसेफ विजय को क्यों नहीं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और उसके बाद फिर वहां पर राहुल गांधी भी थे। ये तस्वीरें हैं, विजय ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली, उसको पोस्ट भी किया है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर किया। और हम भी फुल स्क्रीन पर उसको देख भी सकते हैं समीर जी कि कैसे सेल्फी ली है राहुल गांधी के साथ और सबके साथ मिलकर के विजय ने। और ये है, देखिए इसको फुल स्क्रीन पर भी हम लोग देख सकते हैं कि विजय जो है वो सेल्फी ले रहे हैं और राहुल गांधी के साथ। और बहुत ही एक उत्साह भरा माहौल जो है वो देखा जा सकता है इस समय वहां दिखाई पड़ रहा है। और देख लेते हैं एक बार इसको फुल स्क्रीन पर। With the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Unga kuda selfie. Namma kuda selfie. तो ये वहां पर ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई का, जहां ये शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर पहले हुआ है और सी जोसेफ विजय उन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 108 सीटें, 234 सदस्यीय विधानसभा में उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इसके अलावा उनको कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों का भी समर्थन हासिल है और समर्थन का पत्र देने के लिए वो 4 बार गए, तब कहीं जाकर इत्मीनान हुआ गवर्नर साहब को। उन्होंने सरकार बनाने का उनको आमंत्रण दिया। हालांकि अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। 13 तारीख से पहले, आज 10 तारीख है, आज उन्होंने शपथ ली है और 13 तारीख के पहले तक उनको अपना बहुमत साबित करना है।
हाँ बिल्कुल समीर जी, और इतना ही समय जो है मतलब अगर AIADMK की सरकार बनती तो क्या इतना ही समय दिया जाता है, ये सवाल है। बहरहाल समय का कोई सवाल ही नहीं है, चूंकि आप आज ही साबित करवा लेते, दिक्कत क्या थी? तो है ही है, वो तो सारा समर्थन का पत्र लेकर ही आपके पास गए। हाँ सब लेके गए हैं, तो वो अब कोई समर्थन वाली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी मतलब बाधाएं गवर्नर साहब पैदा कर सकते थे बीजेपी के कहने पर उतनी बाधाएं पैदा की गई, हर तरीके की बाधा पैदा की गई। और यहाँ तक कि कल शाम को केरल जाने का कार्यक्रम बन गया था गवर्नर साहब का जी, कि अब तो ये होगा ही नहीं इंतजाम, अब तो गवर्नर चलते हैं केरल और फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन फिर शाम को जब समय मिलने के लिए मांगा विजय ने 6 बजे का, उसके बाद VC के और उसके बाद फिर IUML ने जब घोषणा कर दी तो फिर गवर्नर साहब को अपना केरल का कार्यक्रम स्थिर करना पड़ा और फिर 6:30 बजे का मिलने का समय तय हुआ। फिर उसके बाद पत्र सौंपा, उसके बाद फिर उनको समय दिया गया कि ठीक है कल आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज शपथ ग्रहण हो गया विजय, आज शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन जो बात कह रहे हैं अमलेंदु जी की कैसे वहां पर बाधाएं लाने की कोशिश की गई गवर्नर की ओर से, 108 सदस्य उनके पास, विधायक उनके पास हैं और वहां पर 118 विधायक चाहिए, यानी बहुमत के लिए 119 विधायक, 5 कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 4 वामपंथी दलों के विधायक थे, इसके अलावा VC के विधायक। इतने विधायकों के समर्थन के बावजूद उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने में, शपथ दिलाने में 5-6 दिन लग गए, यानी और अभी और भी वहां पर लग सकते थे। और ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर, चूंकि तमाम संविधान विशेषज्ञ, हम लोग पिछले कई दिन से ये चर्चा कर भी रहे हैं कि तमाम संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में सीधे राज्यपाल को बुलाना चाहिए और बिना कोई दावा पेश किए उनको खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो बुलाएं और कहें कि आप आइए शपथ लीजिए, और कुछ दिनों का उनको समय दिया जाए, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, कि आप इस दौरान आप अपना बहुमत साबित करिए। और कहाँ बहुमत साबित किया जाता है सदन में। लेकिन ये इस मामले को खींचा गया और आखिरकार वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन ये तो कहा जाएगा कि गवर्नर साहब अगर ये टाल मटोल कर रहे थे तो इसके पीछे कौन है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के कहने पर गवर्नर, राज्यपाल वहाँ के तमिलनाडु के जो है आर्लेकर साहब, वो टाल मटोल कर रहे थे। और इसके पीछे वजह क्या रही होगी अब ये देखने वाली बात है। लेकिन उनको ये पता लग गया कि अगर शपथ नहीं दिलाएंगे, उस स्थिति में अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो फिर शपथ दिलानी पड़ेगी। इसलिए दिलानी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे पूछेगा कि सबसे बड़ी पार्टी थी, आपने उसको बुलाया क्यों नहीं, आपने मौका दिया क्यों नहीं, और कैसे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा गठबंधन भी हो गया, सबसे बड़ा गठबंधन भी, जी हाँ, मतलब सबसे बड़ी पार्टी भी और सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर भी, दूसरा किसी का दावा नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर की पहली भूमिका सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशना होना चाहिए। तो जब संभावना आपके सामने थी तो वो आपने संभावना का कत्ल क्यों किया, ये पूछा जाता। बहरहाल एक जबरदस्त तरीके की हार जो है भारतीय जनता पार्टी को ये मिली है। गवर्नर के जरिए वो खेल करना चाहती थी, वो खेल पूरा उसका नहीं हो पाया, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है समीर जी, इस कार्यक्रम की, शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां पोस्ट करते हुए। वो अपनी टीम से कहेंगे, वो दिखा सकते हैं और उन्होंने क्या लिखा है वो आप बता दीजिए। राहुल गांधी ने वहां पर तस्वीरें पोस्ट की हैं, वो इसकी सेल्फी ले वाली भी तस्वीर पोस्ट की है जो जोसेफ विजय ले रहे हैं, और लिख रहे हैं राहुल गांधी की तमिलनाडु ने चुन लिया है एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई सोच। थिरू विजय को मेरी शुभकामनाएं, वे तमिलनाडु की जनता की उम्मीदों को पूरा करें। अब विजय की पार्टी टीवी के जो है अमलेंदु जी, चूंकि तुरंत वहां पर बहुमत तो मिला नहीं था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बहुमत से पीछे थी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत फैसला किया, हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो DMK के साथ था, लेकिन वहां उनको लगा कि जब ये बहुमत के करीब पहुंची हुई पार्टी है, यानी तमिलनाडु की जनता ने जनादेश दिया है टीवी के पार्टी को, विजय की पार्टी को, तो फिर उसको सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत समर्थन दे दिया। ऐसा लग रहा है कि गवर्नर साहब जो डिले कर रहे थे या उनसे जो डिले करवाया जा रहा था, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा हो कि कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों समर्थन दे दिया। हाँ, कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे दिया। दूसरी बात जो थी वो समीर जी, वो संभावनाएं क्षीण हो गई, जिसकी की बात की जा रही थी कि DMK जो है वो AIADMK को बाहर से समर्थन दे देगी। ये संभावनाएं क्षीण इसलिए हो गई कि बिना कांग्रेस के समर्थन के वो संभावना भी पूरी नहीं होती थी। वरना तो ये होता कि भाई हम बाहर से समर्थन दिए दे रहे हैं, ये होता। लेकिन कांग्रेस ने सही कदम उठाया कि भाई जो पार्टी BJP के साथ है तो हम उसका समर्थन बाहर से क्यों कर दें।
तो ये कांग्रेस ने सही कदम उठाया और मलिकम टैगोर ने हम लोगों ने सुनवाया भी था, उन्होंने यही साफ तौर पे कहा कि भाई ये दोनों जो एक दूसरे की दुश्मन थी, तो ये अगर एक होनी थी तो एक नए व्यक्ति को उभरने से रोकने के लिए तमिलनाडु के हाँ, उससे विकास से या तमिलनाडु की उससे या धर्मनिरपेक्षता से इनका कोई लेना देना नहीं है जी। तो हमने फिर जो है सही कदम उठाया, तो ये कदम उठाया और इसीलिए राहुल गांधी ने आगे बढ़कर जो था वो समर्थन दिया। और आज राहुल गांधी जिस जोशो खरोश के साथ वहाँ पहुंचे हुए दिखाई दिए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने जिस तरीके से शुभकामनाएं तमिलनाडु की जनता होती हैं। अब यहाँ से समीर जी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे आगे चलकर कि इसके क्या परिणाम होंगे आगे आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में। 59 साल के बाद तमिलनाडु द्रविड़ राजनीति से बाहर निकला है, यानी अन्ना डीएमके और डीएमके की राजनीति जो है रोटी इधर उधर से पलटती रहती थी, कभी वो 5-5 साल वो, तो उससे ये भी नहीं कि कोई अगर गठबंधन को देखा जाए तो कोई ये नहीं था कि डीएमके हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहा हो या कांग्रेस पार्टी के एआईएडीएमके। दो सरकारें गैर बीजेपी की वो इनकी वजह से गिरी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार इनकी वजह से गिरी थी। जब जैन कमीशन की रिपोर्ट आई, इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, तो सीताराम केसरी ने यही कहा कि आप डीएमके को सरकार से अलग कीजिए, बर्खास्त कीजिए। इंद्र कुमार गुजराल ने मना कर दिया और उसमें वो सरकार गिरी। और उसके बाद समीर जी 1999 का जब चुनाव हुआ तो यही डीएमके एनडीए के साथ थी जी, यही वाजपेयी सरकार में भी शामिल थी। एनडीए यूपीए 2 यूपीए की सरकार पूरी बदनाम ही ये हुई, सब कोयला घोटाला 2G घोटाला सब डीएमके के पास थे जी हाँ, सारे विभाग और उसकी वजह से बदनामी हुई और 2013 में यूपीए छोड़ के भाग खड़े हुए। और फिर क्या कहा कि हमने जब करुणानिधि से पूछा गया कि भाई आप क्यों समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, तो बोले हमने उनसे लिखित गारंटी ले ली है कि ये सांप्रदायिक भावनाएं नहीं भड़काएंगे। तो कल को ये भी लिखित गारंटी ले सकते हैं। हाँ, तो इसलिए कांग्रेस ने सही समय पर सही कदम उठाया कि कल को इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा हो और कांग्रेस पे ठगी हुई देखती रह जाए, उससे बेहतर है कि एक नया रास्ता चुना जाए। बिल्कुल, एक नई सरकार जिसको वहां की जनता ने जनादेश दिया है, उस सरकार को अगर सरकार बनाने मदद की जाए, अगर 2-4 सीटें उसकी कम हुई हो तो ये हुआ फैसला। और कांग्रेस की वजह से ही वहां पर वामपंथी दलों ने भी उसको समर्थन का फैसला लिया और वीसी के पार्टी भी, जिसके पास 2 विधायक हैं, और साथ में IUML उनके पास भी 2 विधायक हैं। तो इस तरीके से जो पूरा बहुमत का आंकड़ा है वो पार किया जोसेफ विजय ने। और ये वहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अब बैठ रहे हैं, तो उनको लोग बधाइयां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद दफ्तर पहुंचे हैं विजय। लेकिन इधर देखते हैं क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस तरीके से वो शुभकामना दे रहे हैं जोसेफ विजय को। लिख रहे हैं कि थिरू टीवी के विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर मैं उन्हें तमिलनाडु वेट्री कड़गम पार्टी को और पूरे प्रगतिशील गठबंधन को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस सरकार का गठन आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और तर्क संगत सोच की स्थायी शक्ति की पुष्टि करता है। ये ऐसे मूल्य हैं जिन्होंने लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को परिभाषित किया है। ये वो विरासत है जिसे पेरियार और कामराज ने गढ़ा था। पूरे तमिलनाडु में लाखों लोगों ने, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी युवाओं ने टीवीके पर अपना भरोसा जताया है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ये आदर्श शासन को दिशा देते रहेंगे और राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे। नई सरकार को करुणा, समावेशिता और समर्पण के साथ साथ लोगों की सेवा करने में अपार सफलता मिले, यही मेरी कामना है। ये महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी। ये विजय के समर्थन में वहाँ का जो युवा वर्ग है तमिलनाडु का, वो उसके साथ में रहा। और जो ये जीत दिखाई पड़ रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण युवाओं का विजय के साथ, यानी टीवी के पार्टी के साथ आना रहा। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, टीवी के का जो है बिल्कुल उनके साथ आना जो है ये युवाओं का रहा। और ये एक तरह से कहा जाए कि आप कह सकते हैं कि जो युवा मतदाता है उसने एक तरीके से ये आंदोलन वहाँ किया और समर्थन दिया। सरकार, वहाँ की सरकार को, डीएमके को ही हटाने के लिए नहीं ये जनादेश दिया, बल्कि AIADMK ना आए उसके लिए भी दिया, दोनों के लिए दिया। और उनकी जो 60 साल की 6 दशक की राजनीति थी उसको खत्म करने के लिए जनादेश, खत्म करने के लिए। और जो एक तरीके से जो डीएमके AIADMK के बीच में सब झूलते रहे और दोनों पार्टियों के ऊपर, चाहे AIADMK हो चाहे डीएमके, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे, तो एक वहां परिस्थिति ये पैदा हुई। तो इसको लेकर जो है समीर जी ये साफ तौर पर समझाया सकता है कि किस तरीके से युवा वर्ग जो है वो साथ में लेकर के आया। तो ये आप समझ सकते हैं
जस्टिस मार्कंडेय काटजू है, उन्होंने एक लेख लिखा है और उनका कहना है कि तमिलनाडु जो है 1954 से 1963 तक वहाँ कामराज जैसा एक ईमानदार मुख्यमंत्री था जो तमिलनाडु के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित था। राज्य की प्रगति की नींव उसी ने रखी थी। यह प्रगति डीएमके और एआईएडीएमके की भ्रष्ट द्रविड़ राजनीति के कारण नहीं हुई है। जी हाँ। तो लोगों ने सवाल जो उठा रहे हैं साहब द्रविड़ राजनीति की वजह से हो गया, उत्थान हो गया, तो वो नहीं है। और पंडित नेहरू ने कहा था कि कामराज जो है सफल एक मुख्यमंत्री है और तमिलनाडु काफी आगे उन्नति करेगा। बिल्कुल। अरे के कामराज योजना उनका अभी तक जो पढ़ाया जाता है अर्थशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में, कि उन्होंने जो योजना 50 और 60 के दशक में जो तैयार की थी, केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं देश भर के लिए, वो सारी चीज़ें किस तरह से देश के विकास की रीढ़ बनी है, ये बात इसीलिए लिख रहे हैं जस्टिस काटजू। और इधर जब ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, अपने दफ्तर में पहुंच रहे हैं, वहां कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं जोसेफ विजय मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु के, और युवा मुख्यमंत्री वहां पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। कैसे वहां पर लोगों ने खुशियां मनाई, जैसा हम लोगों ने बताया कि जब उनको बहुमत के करीब पहुंचने के बावजूद उनको जब सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा था तो कैसे जनता सड़कों पर उतरी थी। लेकिन जब इस घोषणा के बाद उनके शपथ ग्रहण की तारीख समय तय हुआ तो फिर वहां किस तरह से खुशियां दिखाई पड़ी, लोग पटाखे बजा रहे थे। वो भी हम लोग दृश्य देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने पर। और ये इसके अलावा वहां पर 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है, और 9 मंत्रियों के साथ साथ ये हम देख रहे हैं, ये तो कल की तस्वीरें हैं जब, और उसके पहले भी वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इधर जो 9 मंत्री बने हैं वहां पर जोसेफ विजय के अलावा उनमें एक महिला भी है, और वो महिला मंत्री बनी है, बहुत खुश नजर आ रही है। उनके बयान को भी सुनाएंगे। लेकिन ये एक तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, इसको कह सकते हैं हम लेंदु जी की, एक माइलस्टोन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। और अब दक्षिण से, खासतौर से समीर जी, दक्षिण विजय जो कहा जाता है, तो ये दक्षिण विजय राहुल गांधी की दक्षिण विजय ही है। यानी विजय वहां थे और विजय रोकी जा रही थी, और राहुल ने मिलकर जो है दक्षिण विजय कर दी। हाँ भाई, जब से डीएमके आई है तो सरकार में शामिल रह रही हो, समर्थन भले रहा हो, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी कभी वहां नहीं पहुंची, कभी नहीं पहुंची। और पिछली बार भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें थी और उसके बावजूद सरकार में शामिल नहीं किया गया था। अब सरकार में शामिल होगी, कांग्रेस नहीं होगी, अभी तक उसके ऊपर है। लेकिन जो सरकार बनाने की एक भूमिका है, उस भूमिका में इस समय कांग्रेस वहां दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए राहुल गांधी भी काफी ज्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि जितनी ज्यादा बाधाएं गवर्नर की तरफ से पैदा की गई बीजेपी के कहने पे, उन बाधाओं को पार करके जो सरकार बन रही है, तो ये उत्साह जो है वो और चौगुना हो गया राहुल गांधी का भी और विजय का भी। अब नई सरकार जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से आगे काम करती है। जैसा कि विजय वादा कर रहे हैं, और उनका पहले दावा था कि वो राजनीति में जनता का एक पैसा भी नहीं छुएंगे अगर वो इसको पूरा करते हैं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाते हैं। जिस तरीके की सबसे ज़्यादा नाराजगी दोनों द्रविड़ पार्टियों से भ्रष्टाचार को लेकर ही जनता की थी, तो अगर ये करते हैं तो फिर एक लंबी दूरी जो है विजय को तय करेंगे वहां। ये चूंकि अभी युवा हैं, और अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, जिस उम्मीद पर, जिस विश्वास के साथ जनता ने उनको ये समर्थन दिया है कि नई पार्टी, अभी 2 साल करीब हुए हैं उस पार्टी को बने हुए, उस पार्टी के नेता पर इतना भरोसा जताया कि उसको लगभग आधी सीटों पर उनको जीत हासिल करवा दी। तो अब क्या वो भी उम्मीदों पर खरे उतरते या नहीं, ये हम देख रहे हैं कि वहां किस तरीके से आम लोग ये वहां पर खुशियां मना रहे हैं विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद। தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி முழச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க
தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவது तो ये वहां पर चूंकि एक बड़ा बदलाव है, 6 दशक में पहली बार नॉन डीएमके और नॉन एआईएडीएमके सरकार बन रही है और इस बदलाव को लेकर वहां का जो युवा है खास तौर पर उसने उम्मीद जताई और विश्वास किया विजय की बातों पर। उनके जो एजेंडा था, उनका जो राजनीतिक एजेंडा था, जो घोषणा पत्र था, उस पर भरोसा किया और इतनी सीटें उनको दी हैं। तो अब जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक जो अभी 9 मंत्रियों में एक मंत्री बनी है सेल्वी एस कीर्तना, महिला मंत्री है, उनको सुनते हैं वो क्या कह रही हैं और किस तरह से उम्मीदें उनसे लोगों ने की है और वो उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगी उस पर वो बात कर रही हैं। How do you see this Thalapathy Sarkar in Tamil Nadu now? Victory, 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 and everything gonna change. And the change is here. The Thalapathy Chief Minister Joseph Vijay is here, and tremendous. I always reiterate that I have interviewed you from the very first time when you got the ticket, when you met Mr. C. Joseph Vijay, when you got the winning mantra from Mr. Vijay. You won the elections. You are the youngest minister in this cabinet, as I was eyeing to. What you would like to say? How happy are you? You are saying that you are feeling goosebumps now. So, coming from such a middle class family, getting such an opportunity as a candidate, and being and having a cabinet minister, is it easy in any of the state? No. It just purely, he sees the skill, he sees the talent, and we are here to make all the changes. This government will last long for 5 years? Of course, more than 15 years, 20 years, 35 years, 50 years. We are going to be a longest. बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह रही हैं सेल्वी एस कीर्तना कि सब कुछ बदलने वाला है और वो बदलाव आ चुका है। जोसेफ विजय यहाँ हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आकर एक उम्मीदवार के तौर पर ऐसा अवसर पाना और कैबिनेट मंत्री बनना क्या किसी भी राज्य में ये आसान है? नहीं, ये वो काबिलियत देखते हैं, प्रतिभा देखते हैं और हम यहाँ सभी बदलाव के लिए मौजूद हैं। ये सरकार 35 से लेकर 50 साल तक चलेगी, हम सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बनने जा रहे हैं। खैर, अब ये उनका कहना है, लेकिन ये बात सही है कि अगर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो ये असंभव ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो आगे कोई और काम नहीं करते हैं जी। तो फिर कोई संभावना मतलब जो कह रही हैं ये हो भी सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार जो नई बनी, सही बात आपने कहा कि केवल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना अब चुनाव का जीतने का मतलब नहीं रह गया है। कम से कम उत्तर भारत में तो बिल्कुल नहीं। उत्तर भारत क्या, दक्षिण भारत में भी यहाँ भी जो विजय को मौका मिला है उसमें ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका है। मतलब किया था अच्छा बुरा करने को हो गया अच्छा किया था, स्टालिन का बुरा करने को सोचा था ये एटीएम को फायदा फायदा मिल गया विजय को मिल गया। तो ये अब जो मतलब काम करना था वो उल्टी पड़ेगी तदबीर। ये है कीर्तना एस शेट्टी एक एक्ट्रेस है समीर जी, और हम उनको भी सुन सकते हैं कि वो किस तरीके से, युवा हैं वो भी अभिनेत्री हैं, और वो किस तरीके से थलपति विजय का जो तमिलनाडु में आगमन है उसको देख रही हैं। उसको भी हम लोग सुन सकते हैं, जो कि जोसेफ विजय खुद भी फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं और उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, एक्टर रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं तमिलनाडु में। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कह रही हैं ये अभिनेत्री। गुड मॉर्निंग इंडिया। टुडे आई स्टैंड हियर फॉर आवर बिलवेड तलपति विजय सर। Today, on the eve of Mother's Day, our true son of Tamil Nadu is taking office, our people's CM, Thalapathy. I don't think there is anyone who hasn't heard of our Vijay sir. And today we really happily, wholeheartedly take pride in witnessing the swear-in ceremony of our Vijay sir. Because it's not been easy. It's not been easy at all. It's been a grueling 2 years, and even after winning the majority, even after creating a historic moment, even after breaking all earlier barriers,
which nobody has ever been able to do in Tamil Nadu. One man demolished the entire system. And yet, the grueling past week of political dynamic shifts that's happened in Tamil Nadu hasn't allowed us to sleep peacefully. Today, we are going to sleep peacefully. तो ये कह रही हैं कि एक बदलाव है और बदलाव की उम्मीद से लोगों ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव आएगा। और मदर्स डे के दिन उन्होंने शपथ ली है, ये वो खुशी जाहिर कर रही हैं। तो वहाँ पर एक बहुत सारे लोग जो है प्रसन्नता जता रहे हैं। और चूंकि एक बड़ा बदलाव है तमिलनाडु की राजनीति में, अब ये बदलाव किस दिशा में जाता है, जिस तरह से पहले भाषण में ही अपने जोसेफ विजय ने ये बातें कही हैं, उम्मीद की जाती है कि वो जो कुछ कह रहे हैं और जिस उम्मीद से जनता ने उनको यहां तक पहुंचाया है उस पर वो खरे उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है, चूंकि द्रविड़ राजनीति यानी जो डीएमके और एआईएडीएमके जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के बाद पिछले 6 दशक से इन दोनों पार्टियों की सरकारों का एक क्रम चल रहा था, वो क्रम इस बार टूटा है और उसको तोड़ने का काम किया है टीवीके पार्टी ने और उसके नेता जोसेफ विजय ने, जो आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने वहां क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। वहां शायद मीडिया से उन्होंने कुछ बात भी की है, एक बार सुनते हैं। देख रहे हैं लोगों के बीच में है, वो क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। तो यहाँ कुछ बोल रहे हैं, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, भीड़ है वहाँ पर। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव और राहुल गांधी का वहाँ पहुँचना, कांग्रेस पार्टी का तुरंत वहाँ पर समर्थन देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संदेश दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, एक बड़े बदलाव का तमिलनाडु की राजनीति और तमिलनाडु की राजनीति का देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा, इसकी भी ये गवाही एक तरह से देते हुए दिख रही हैं ये तस्वीरें जो हम इस समय देख रहे हैं। और तमिलनाडु में एक ज़बरदस्त परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। समी जी, मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद हैं, और वो भी जो है कुछ विजय के उस पर कह रहे हैं, जो नया एक शुरुआत हुई है उनकी रिएक्शन उनको लेते हैं, उनकी रिएक्शन भी। मनोज झा आरजेडी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से इस बदलाव को देख रहे हैं, उसको भी सुनेंगे। लेकिन ये जो तमाम तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ इस बदलाव को लोग जो बदलाव चाहते थे वो उनको दिखाई पड़ रहा है और उससे उत्साहित वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कहा अभी अमलेंदु जी ने कि जो वहाँ पर कोशिशें की जा रही थी चुनाव आयोग से, उन कोशिशों की वजह से एआईएडीएमके के जीतने की उम्मीद लगाई जा रही थी या उनको लगता था कि वो पार्टी जीत जाए, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियां हार गईं और जोसेफ विजय की पार्टी, जिसको कोई समझ नहीं रहा था कि इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेगी, वो बहुमत के लगभग करीब पहुंच गई। तो अब वहाँ जाहिर सी बात है कि उस जीत को जिन लोगों ने उस जीत का रास्ता जिन्होंने एक तरीके से साफ किया है, वहाँ की जनता ने, वहाँ के युवाओं ने, वो उसमें अपनी खुशी मना रहे हैं। तो सुनते हैं किस तरीके से ये महत्वपूर्ण बदलाव है तमिलनाडु की राजनीति में, क्या कह रहे हैं मनोज झा। देखिए, अभी मैंने भी वो शपथ ग्रहण देखा है। आज से अब असली उनकी भी परीक्षा शुरू होती है। एक बहुत बड़े जन उभार पे उन्होंने मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है।
तो उनके सामने चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों को वो अवसर में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये तमिलनाडु की जनता एगरली अवेट कर रही है। तो ये अब एक उम्मीदों का भी एक दबाव है कि लोगों ने उम्मीदें की हैं, उस पर कितना खरे उतरते हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में जो उन्होंने एक भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार उन्मूलन और भ्रष्टाचार समीर जी तमिलनाडु के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसी की वजह से युवा जो है उसने युवा वर्ग ने टीवी के को समर्थन ज़बरदस्त तरीके से दिया है। और अब ये टीवी के की जिम्मेदारी बनती है कि जिस बुराई के खिलाफ आप चुनाव जीत कर आए हैं, तो उस बुराई का समूल नाश करने के लिए आपको आगे चलकर काम करना है। तभी आगे जो बात कही जा रही है कि भाई 3550 साल तक आप रहेंगे, तो वो तभी संभव है 3550 साल तक काम करना, राज करना, जब आप जो है वो जो आपने वायदे किए हैं उनको पूरा करें। तो ये आप साफ तौर पर समीर जी देख सकते हैं। तो ये अब तमिलनाडु जो है एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। राहुल की दक्षिण विजय जो है ये बीजेपी के लिए एक बड़ी हार का संकेत भी समझा जा सकता है। बिल्कुल, और हार इसलिए कि यहाँ पर चुनाव नतीजे आने के बावजूद वहाँ किस तरीके से टीवी के पार्टी को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश की गई। बहरहाल इधर यहाँ पर असम में भी आज हिमंता बिस्व शर्मा को नेता चुन लिया गया और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और यहाँ कल पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहाँ भी बदलाव हुआ है और बीजेपी की सरकार बनी है पहली बार। तो ये इन बदलावों के बीच अभी केरल में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार अभी शपथ नहीं ले पाई है। अभी वहां नेता चुने जाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल पर अभी भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वहां पर नतीजों के दिन से शुरू हुई हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है हिंसा जिस तरीके से चल रही है। और ये हिंसा काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो है वो वहाँ रूप लेती चली जा रही है पश्चिम बंगाल में। और कहा तो ये गया था कि भाई हिंसा की संस्कृति है, चुनाव आयोग ने भी कहा था कि भाई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग तो ठीक है, चुनाव आयोग का काम खत्म हुआ, लेकिन अब तो सरकार बन गई है बीजेपी की। तो जब बीजेपी की सरकार बन गई है तो फिर सरकार बीजेपी की काम करती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है, ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल समीर जी उठ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी हैं समीर जी, टीएमसी के सांसद भी हैं और टीएमसी के महासचिव भी हैं। हालांकि अपनी पार्टी में ही वो इस समय काफ़ी ज़्यादा निशाने पर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले, वो अपनी टीम से कहते हैं, वो ट्वीट दिखाया है, ये ट्वीट है अंग्रेजी में। बिल्कुल, ये अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है। और क्या कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्या आप भोई को इस तरह बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं, बंगाल में आग लगाकर। खेजड़ी के निष्कस्बा जीपी हिजली शरीफ में जो कुछ हुआ वो बर्बरता से कम नहीं है। बीजेपी समर्थित बदमाशों ने 60 से ज़्यादा दुकानों में आग लगा दी, जिससे रातों रात बेकसूर लोगों की रोजी रोटी छिन गई। हिंदू स्वामित्व वाली दुकानें हों या मुस्लिम स्वामित्व वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसी एक समुदाय पर हमला नहीं था, ये बंगाल की सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक ताने बाने और उन आम नागरिकों पर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला था जो सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं। यही है बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा, नफरत, डराना धमकाना और तबाही। बंगाल ऐसी हिंसा के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। इस शर्मनाक हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ये लिखा है उन्होंने। कई जगहों पर हिंसा लगातार हो रही है और हिंसा रुकने का नाम वहां नहीं ले रही है। आखिर अब किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार भी बन गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पहले से ही मौजूद हैं। गृह मंत्री कह चुके हैं कि वो चुनाव के बाद भी 2 महीने तक वहां रहेंगी। तो ये सब लोग कर क्या रहे हैं? बिल्कुल क्या कर रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी ने सब कुछ जानबूझ कर किया नहीं, सब कुछ जानबूझ के ही समीर कहा जाएगा, विपक्ष का तो आरोप यही है। और अभिषेक बनर्जी ने इस अपने ट्वीट में वेस्ट बंगाल पुलिस को, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को, पीएमओ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 4 लोगों सबको टैग किया है। अब ये जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री देखिए, बंगाल में काम खत्म हुआ, प्रधानमंत्री अब निकल दिए कर्नाटक की तरफ। हो गया काम अब बंगाल का। अब आएंगे अगली उसमें 5 साल के बाद, 31 में पहुंचेंगे अब। तो यही है कि 31 में प्रधानमंत्री बंगाल में दिखाई पड़ेंगे। तब तक प्रधानमंत्री रहे तो ये है। तो अब उनका काम हो गया। लेकिन आप बंगाल को जिस आग में झोंक कर चले आए हैं,
अब आप बंगाल को जो मणिपुर बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आग वहाँ बुझेगी देखना है। कल ममता बनर्जी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर एक ट्वीट किया समीर जी, और उस ट्वीट में उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से अपील की, खासतौर से उन्होंने वामपंथी दलों और अति वामपंथी दलों से भी अपील की कि बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए। हालांकि ये चुनाव हारने के बाद ही क्यों याद आता है बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बने, पहले याद क्यों नहीं आया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, चोट खाकर भी आदमी को अकल आया है तो भी ठीक है, तो आई है अकल तो अच्छी बात है। तो ममता बनर्जी इस तरह की बात कर रही हैं। इधर परसों जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोलकाता में एक बड़ी रैली निकाली, जो चुनाव के बाद की हिंसा हो रही है इसके विरोध में, तो ये देखने को मिला। इधर अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि हमको ये जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया है इसका मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये इलेक्शन जो चुनाव आयोग है और किस तरीके से वो एक तरह से नहीं, वो बल्कि कई फोरम पर कई तरीके से वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है और कैसे यहाँ पर केवल इलेक्शन कमीशन ही नहीं, बाकी और जो सरकार की एजेंसियां हैं वो सब मिलकर एक लक्ष्य की ओर काम करती हैं और कैसे फिर उस लक्ष्य को पार लेती हैं। सुनते हैं अखिलेश यादव को। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये मल्टी लेयर उसकी जो वर्किंग है, और इस वर्किंग में बहुत सारी एजेंसियां भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, और इन सब के अलावा जो विपक्षी नेताओं का कहना है कि सबसे अहम भूमिका जो निभाता है उसमें मीडिया निभाता है। बिल्कुल, मीडिया निभाता है। और समीर जी, और इसको लेकर जो है ममता बनर्जी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा, और अखिलेश यादव भी जब गए थे कलकत्ता, उन्होंने कहा इसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। ममता बनर्जी ने तो साफ कहा था कि आप लोगों ने, दिल्ली का मीडिया जिस तरीके से बनाता है, सब करता है, ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। लेकिन समीर जी, जो मूल बात है वो कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, और वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसने जिस तरीके से संविधान के विरुद्ध जाकर एसआईआर कराया, और इस पर लेकर बहस जो चल भी रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन इसको बड़े बहस की आवश्यकता है, चूंकि ये उसने एक असंवैधानिक काम किया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला समझिए। एसआईआर पे लगातार बातें होती रही। पश्चिम बंगाल में जो है 90 लाख नाम लोग बाहर कर दिए गए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तमिलनाडु में बाहर कर दिए गए, तो ये सब देखने को आया। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ के आसपास बाहर कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल चुनाव आयोग की इस भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। तो मनीष तिवारी इसको लेकर क्या कहते हैं, ये भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, मनीष तिवारी है कांग्रेस के नेता, और मनीष तिवारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, वो कांग्रेस के सांसद हैं, पंजाब से आते हैं, और पंजाब में भी इस समय गतिविधियां तेज हो गई हैं ईडी और सीबीआई की, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले मनीष तिवारी चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि बड़े वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और संविधान के जानकार भी हैं, कानून विशेषज्ञ भी हैं, और सांसद भी हैं, कई बार के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी बातों का, जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में। देखिए, बुनियादी बात यह है, और जब चुनाव सुधारों के ऊपर मैंने लोकसभा में बहस की शुरुआत की थी दिसंबर 2025 में, मैंने उस समय भी ये कहा था, और मेरा आज भी ये मानना है कि ना ही संविधान, ना ही कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये परमिशन देता है, ये अख्तियार देता है चुनाव आयोग को कि वो पैन स्टेट या पैन नेशनल एसआईआर करवाई जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस बुनियादी कानूनी सवाल के ऊपर अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है, इसके बावजूद कि कई प्रदेशों ने और कई लोगों ने कई अदालतों में इसके ऊपर याचिकाएं डाली हैं, और उच्चतम न्यायालय को इस चीज का फैसला करना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग के पास ये पैन स्टेट या पैन इंडिया एसआईआर करवाने का अख्तियार है भी कि नहीं।
और ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, सारे जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, नकार दिया गया है। और साथ में कैसे दूसरी संस्थाएं जो दूसरी एजेंसियां हैं सरकार की, वो इसमें कैसे अपना उनकी मदद कर रही हैं। अब मामला अब ईडी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद अब पूरा फोकस इस समय अमलेंदु जी पंजाब पर हो गया है। आम आदमी पार्टी के 4 राज्यसभा सदस्यों को ही, सांसदों को ही बीजेपी में शामिल करा लिया गया और अब जिन लोगों पर निगाह है, कहा यह जा रहा है कि वहां भी अब मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है। बीजेपी का जनाधार वहां भले नहीं है, लेकिन अब वहां सीधे सरकार को ही हड़प लेने की कोशिश की जा रही है, या हो सकता है अगले चुनाव में कुछ किया जाए। पर वहां जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये गिरफ्तारी के पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है। और मनीष तिवारी उस पर भी बात कर रहे हैं कि कैसे इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनका इस्तेमाल सरकारों को हड़पने में और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में कैसे किया जा रहा है। सुन लेते हैं मनीष तिवारी का वो बयान भी, जिसमें ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं वो। पंजाब में ईडी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहले भी कई स्टेट्स में ऐसा हुआ। देखिए 2014 से 2026 तक, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, निरंतर और लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ किया जा रहा है। पर इसमें विडंबना ये है कि जो लोग इस दुरुपयोग को लेकर आज बहुत रोष जता रहे हैं, वो प्रदेशों में क्या करते रहे हैं, उनको इसके ऊपर भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चाहे सरकार केंद्र की हो, चाहे सरकार राज्य की हो, जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है, वो सत्ता का इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ करता रहता है। जब अपने पे होता है तो उसको राजनीतिक द्वेष कहते हैं, जब खुद करते हैं तो ये कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। तो सारे विपक्ष को इकट्ठा होके इसके ऊपर आम राय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे लोकतंत्र और लोकराज को पूरी तरह कुचला जा रहा है। तो इसमें पूरे विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है, और वही जिस तरह से अब ममता बनर्जी भी कर रही थी, ममता बनर्जी भी कह रही थी, अखिलेश यादव भी कह रहे थे, लेकिन सवाल ये कि पूरे विपक्ष को एकजुट करने में ईमानदारी विपक्ष कितनी बरतेगा, ये भी सवाल है। खैर बहरहाल वो अलग का मसला है, लेकिन सभी स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ किनारे रखकर निश्चित तौर पर एकजुट होने का विपक्ष का समय है। और अगर एकजुट नहीं हुए तो धीरे धीरे करके सब निपटा दिए जाएंगे, ये साफ समझ में आ रहा है। तो मनीष तिवारी इसी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी सबसे पहले निकलकर भागी थी इंडिया गठबंधन से, समीर जी, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं कि आपके 7 राज्यसभा सदस्य छीन लिए गए। अब वहाँ तैयारी हो रही है कि आपकी सरकार भी गिरा दी जाए, मुख्यमंत्री वहाँ बीजेपी का बन जाए, भले ही विधायक 2 हो, तो 2 विधायक भी बीजेपी वहाँ सरकार बना सकती है। तमिलनाडु में तो एक था, उस पर भी संभावना जताई जा रही थी। भाई ये कहा, ये उसके पीछे तर्क दिया जा सकता है कि मधु कोड़ा एक निर्दलीय विधायक होकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बीजेपी का एक विधायक होकर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो तैयारियां की जा रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाई पूरी, तो कांग्रेस ने उसमें पच्चड़ लगा दी, तो मात खा गए। तो बहरहाल ये, लेकिन जो देश के सामने परिस्थितियां हैं वो बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। और अगर मनीष तिवारी हो चाहे ममता बनर्जी हो, अगर अब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि हाँ वास्तव में परिस्थितियाँ खतरनाक हैं। ममता बनर्जी तो खास तौर से कह रही हैं कि वामपंथी दल और अति वामपंथी दल जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ इस मोर्चे में शामिल हो, ये उनका कहना है। तो यहाँ पर शामिल हो, और उसको लेकर एक ताज़ा तरीन ट्वीट भी किया है तृणमूल कांग्रेस ने, और कई ट्वीट आ रहे हैं जो अभिषेक बनर्जी का हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर हिंसा की जा रही है, और ये हिंसा टारगेटेड तरीके से, यानी लक्ष्य करके की जा रही है उन लोगों को जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों के से जुड़े हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं। 60 दुकानें जला दी गई, बताइए, एक ही दिन के भीतर, और लोगों को मारा पीटा जा रहा है। क्या कुछ किया जा रहा है, कोई वहां पर जैसे लग रहा है जैसे कोई सरकार या कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तभी कोई चीज़ ही नहीं है। और लगातार ये पोस्ट पोल वायलेंस जो है, यानी चुनाव बाद हिंसा, ये वहाँ बंगाल में खूब हो रही है। और जो हिंसा करने वाले हैं समीर जी, वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, बीजेपी के झंडे लिए हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और
अगर ये सब बातें छोड़ भी दीजिए, तो हम लोगों ने बताया था कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि अगर इन लोगों ने ये नहीं रोका तो हमें इनको पार्टी से निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा। यानी आपने स्वीकार कर लिया कि आप कहीं लोग हैं। तो अब हाँ, वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह रहे हो, कह रहे हमारे लोग। बिल्कुल फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह रहे, किसी ने कहा। हाँ, लेकिन अब रुक जाए ये कह रहे हैं, लेकिन वो लोग रुक नहीं रहे। तृणमूल कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, वो हम लोग देख सकते हैं ट्वीट। वो तृणमूल कांग्रेस ने क्या लिखा है और क्या हिंसा में ताजा जो घटनाएं हुई हैं। लिखा है कि चुनाव के बाद एक और मौत, मीडिया की ओर से एक बार फिर चुप्पी। गोघाट 1 ब्लॉक की नोकुंडा जीपी सदस्य के पति सहदेव बाग कल से लापता थे। आज उनका बेजान शरीर एक पार्टी कार्यालय के पीछे मिला। फिर भी इस तरह की घटनाओं पर शायद ही कभी वो आक्रोश या कवरेज देखने को मिलता है जिसकी वे हकदार हैं। राजनीतिक हिंसा की भेंट कितने और लोगों की जान जाएगी, तब जाकर किसी की जवाबदेही तय होगी। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लगातार हिंसा में कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है, पर वहां कौन जिम्मेदार है, कौन इन सारी चीजों को रोकेगा, इन घटनाओं को। 60 दुकानें अगर जला दी जा रही हैं, बुलडोजर लगाकर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर गिरा दिए जा रहे हैं, तो आखिर बिना वहां पर जो सरकार है कि वहां पर प्रशासन है, बिना उनके सपोर्ट के ये सब नहीं हो सकता है। और तो और अमलेंदु जी, जिन लोगों ने इस इलेक्शन की प्रक्रिया में जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया, जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा SIR कराने उनकी स्क्रूटनी की जिम्मेदारी थी, अब ये पता लग रहा है कि उन लोगों को कैसे पुरस्कृत किया गया। वो सरकार में बड़े पदों पर उनको बैठाया जा रहा है। बिल्कुल ये देखा जा रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री के सीधे सलाहकार बना दिए गए हैं। जो एक वहाँ ऑब्जर्वर थे, वो सीधे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के ऑब्जर्वर बना दिए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि और जो वहाँ पर जज उनको ट्रिब्यूनल के जज थे, न्याय करने गए, उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं, इनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। उनको सरकार बनने के बाद पद छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने निजी कारण बताया। हाँ, निजी कारण बताया, लेकिन वो छोड़ना पड़ा। लेकिन समीर जी, चुनाव आयोग ने एक तरह से कहा जाए कि निर्लज्जता जो है वो पूरी ओढ़ ली है, और जो एक झीना सा आवरण होना चाहिए था शर्म और लिहाज का, वो भी उतार फेंका है। कि जो व्यक्ति अभी तक ऑब्जर्वर था, वो सरकार बनते ही तुरंत मुख्यमंत्री का सलाहकार आपने बना दिया। तो कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये निष्पक्षता जो है वो बढ़ती गई। लेकिन समीर जी, जो विपक्ष को एकजुट करने की बात की जा रही है, शिवसेना UBT के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, वो भी ममता दीदी के साथ अपनी सहमति जता रहे हैं। उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि आनंद दुबे क्या कह रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी एकता इस समय बहुत ज़्यादा, इसकी आवश्यकता बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जितनी थी, उससे ज़्यादा अब बंगाल चुनाव के बाद ये विपक्षी एकता समीर जी आवश्यक हो गई है और ज़रूरी हो गई है। ज़मीन पर भी दिखाई पड़नी चाहिए और दिल्ली में भी दिखाई पड़नी चाहिए, राज्यों में भी दिखाई पड़नी चाहिए। तो ये एक समय का तकाजा है। बाकी अब विपक्षी दलों को तय करना है कि वो एक होते हैं कि नहीं होते हैं। बिल्कुल, चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव ये एक असंभव सा चुनाव इसको बताया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर इस तरीके की जीत हासिल कर लेगी। यह असंभव स्थिति थी, और ये कोई पहले की नहीं, अभी के स्थिति के अनुसार भी यह संभव स्थिति थी, जबकि वहाँ पर लड़ाई TMC और बीजेपी के बीच सीधी थी। बहरहाल, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। ममता दीदी ने कल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कार्यक्रम में कहा सभी से कि विपक्ष को एक होना चाहिए, लेकिन यह बहुत देर हो गई है। ये अगर पहले होता, कांग्रेस के वोट, CPM के वोट और TMC के वोट मिला देंगे तो बीजेपी से 1-2% ज़्यादा ही होता है। बट अब बहुत देर हो गई है। इंडिया गठबंधन बना था 2024 की लोकसभा से पहले, अब 6-7 साल बीत गए हैं। अब इनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन अब ये इंडिया गठबंधन बहुत ताकत से काम करना चाहिए था। जिस ढंग से 2019 के चुनाव के बाद ये शुरू हुआ कि भाई सब एक मंच पर आइए, और आज हम 2026 में हैं, तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए अब कांग्रेस को ही कोई भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा दल है इसमें। उन्हीं की पार्टी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी है, तो उन्हीं को भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है। तो ये कह रहे हैं आनंद दुबे कि विपक्षी गठबंधन को एकजुट होने की। हालांकि विपक्षी गठबंधन था ही, लेकिन वही बात है कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें रहीं तो उनको समझ में नहीं आया, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस। लेकिन अब जब उनके ऊपर बीत रही है
तब फिर समझ में आ रहा है जो बात अभी मनीष तिवारी कह रहे थे कि जब वो पार्टियां सरकार में होती हैं तो वो भी वही करने की कोशिश करती हैं जो बीजेपी की सरकारों में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बीजेपी सरकार में हो रहा है वही सब हो रहा है, और मनीष तिवारी भी इसकी तरफ जो है वो ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, और आनंद भी वही कह रहे हैं कि अभी एकता की आवश्यकता है। लेकिन मनीष तिवारी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही कि भाई जब आप सरकार में जहाँ राज्य में होते तब आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अब कोई नेता जो है टिप्पणी कर देता है कि कांग्रेस अपने जो है चिरकुट नेताओं को समझाए, तो आपका अहंकार इतना बढ़ के बोलने लगता है कि आपको लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी 138 साल 140 साल पुरानी, उसका नेता चिरकुट है और आप जो है वो फिरकुट हैं, तो ये आप टिप्पणी करने लगते हैं। तो ये जो अहंकार है वो अहंकार तोड़ना पड़ेगा अगर बीजेपी से लड़ना है, वरना सब अपने अपने अहंकार में मारे जाएंगे, एक एक करके मारे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर एक के बाद एक जिस तरीके से यहाँ ये सरकारें जा रही है विपक्ष की, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब इतनी जो एकजुटता की बात हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि सरकार क्या कर रही है उसका ताज़ा तरीन उदाहरण तो दिखाई पड़ गया तमिलनाडु में कि वहाँ सबसे बड़ी पार्टी और एकमात्र ऐसी पार्टी जो सरकार बनाने के करीब हो, उसको भी सरकार बनाने से रोकने के लिए किस हद तक कोशिश की गई। हालांकि सफलता नहीं मिली और आखिरकार वहाँ टीवीके की पार्टी और उसको सरकार बनाने का मौका मिला। जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली तमिलनाडु में, और उनके साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली, तो वहाँ पर सरकार बन गई है। केरल की सरकार बनने का इंतजार है, पर जो विपक्षी एकता की बात हो रही है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। देखते हैं क्या कुछ होता है, विपक्षी एकता कहाँ तक जाती है, इस पर रहेगी नज़र, और दूसरी तमाम गतिविधियों पर भी इस पर भी नज़र रहेगी कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा पिछले करीब एक हफ्ते से चल रही है नतीजों के बाद से ही, उस पर लगाम लगती है या नहीं। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।